हिंदी की क्लासिक कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए चित्रा मुदगल जी की कहानी दशरथ का वनवास। तो शुरू करते हैं कहानी। सहसा उसकी नींद उचट गई। टेलीफोन की घंटी लगातार बजे जा रही थी। उठने की इच्छा बिल्कुल नहीं हो रही थी। उसका उठना जरूरी भी नहीं है, रघु तो घर में है ही। लेकिन क्या घंटी की आवाज़ उसे सुनाई नहीं दे रही है? हो सकता है वो घर ही में ना हो। कई दफ़े वो लॉक की चाबी लेकर बाहर निकल जाता है और बाजार का काम कराता है। घंटी बजे जा रही है। उफ, लगता है उसे उठना ही होगा। सिर बुरी तरह जकड़ा हुआ है। कनपट्टियों में धमाके से महसूस हो रहे हैं। चादर परे करते न करते फिर अलसा गया और रघु के फ़ोन तक पहुंचने की आहट लेता रहा, यही सोचकर कि यह भी तो हो सकता है कि वो घर से बाहर न गया हो, बल्कि बाथरूम या संडास में हो। रघु शायद घर पे है ही नहीं। वो फ़ोन रिसीव करेगा तो जो भी फ़ोन पर होगा 3-4 मिनट तो बोर करेगा ही, और वो अभी 2 घंटे और जमकर सोने के मूड में है। हैंगओवर देह को जकड़े हुए है। रात 4:30 बजे तक हंगामा चलता रहा था। काफ़ी चढ़ गई थी उसे। बनर्जी ने आग्रह किया कि तू यहीं सो जा, तुझे कुछ ज़्यादा हो गई है। वो ठहाका मारकर हंस पड़ा था। अपना जवाब याद है उसे। अबे ज़्यादा तुझे हो गई है। इस हालत में भी मैं पूना तक ड्राइव कर सकता हूँ। मिसेस सूरी ने भी आग्रह किया, रुक जाइए ना, साथ बैठेंगी। वे झेप गई थीं। छी, पीने के बाद वो कितना अभद्र हो उठता है। इस वक्त सोचकर झेप लग रही है। कुछ समय के लिए खामोश हो गई घंटी फिर बज उठी। कोई लगातार कोशिश कर रहा है। कोई चारा नहीं। चादर परे फेंक कर उठ बैठा। पैरों में चप्पल फंसाकर लगभग अपने को घसीटते हुए टेलीफोन तक आया और रिसीवर अलग रख दिया। वापस बिस्तर पर पहुंचा और तकरीबन गिरते हुए धम्म से लंबा हो गया। सुधा को इतने दिनों के लिए उसे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए। विश्रंखल हो उठता है। उसकी अनुपस्थित को निर्द्वंद्वता की सीमा तक जीने लगता है। अतीत के दृश्य चील कौओं से जेहन में मंडराने लगते हैं। वो अवश्य सा अपने ऊपर व्यतीत को गुजरते हुए महसूस करता है। यही कोई 12-13 साल का रहा होगा। उस दिन मदरसा न जाकर बहुरे के साथ पक्के ताल में सिंघाड़े चुनने घुस गया था। कमीज सिंघाड़ों से भर गई तो बाहर आने के लिए पलटा कि तभी कौओं की काँव काँव अपने सिर पर मंडराती दिखी। भयभीत हो हकबका गया। सिंघाड़े पानी में पसर गए। तब तक बाहर नहीं आ पाया जब तक कौओं का शोर दूर न चला गया। बहुरे की कमीज सिंघाड़ों से भरी हुई थी। उसे देख देख कर वो हंसी से दोहरा हो रहा था। चूतिया नहीं के सरो पिद्दी हो पक्के पिद्दी। उस घर में वो बन भी क्या सकता था? कैसे वो सुधा से मिलते ही स्वयं को मजबूत और सुरक्षित महसूस करने लगा था। दोस्त उसके बीजी पने से वाकिफ थे। अक्सर मजाक करते, बच्चे कैसे हैं भाभी? मज़े में हैं। सुना है तीसरे की तबीयत कुछ गड़बड़ है। होगी नहीं भाई, आवारा दोस्तों की सोबत में जो पड़ गया है। रात 4 बजे घर लौटा, सुबह आधा सीसी शुरू। आपने कुछ ज़्यादा ही ढील दे रखी है भाभी। सोचती हूँ जब घेरने वाले पिंडी नहीं छोड़ते तो भला कहाँ तक बांध के रखूँ। भाभी, उसने तो हमें बर्बाद कर रखा है, और आप? और फिर जोरदार ठहाके। सुधा टेलीफोन पर ही हंसी से दोहरी होने लगती। ऑफिस से जब वो घर लौटता है, टीनू और मोना के साथ खूब हुड़दंग मचाता है। महसूस करता है कि जैसे अपने बचपन को नए सिरे से जी रहा है, जो बाबूजी ने कभी उसे जीने ही नहीं दिया। यही वजह है कि टीनू और मोना के मुंह से फरमाइश हुई नहीं कि फौरन तामील होती है। भले सुधा दलीलों पर दलीलें थमाती रहे कि वो बच्चों को लड़िया लड़िया कर बर्बाद कर रहा है, संतुष्ट नहीं। और वे दोनों, सुधा अक्सर ठेना मारती है कि हमारा ज़माना था, बच्चे माँ के पीछे पगलियाए रहते थे, आजकल ठीक उल्टा है। उसके गाड़ी पार्क करते ना करते वे दोनों दौड़कर दरवाज़ा खोल लेते हैं। मोना पिछली सीट पर रखा उसका भारी भरकम बैग उठा लेती है। टीनू लड़ने लगता है, पापा रोज़ रोज़ बैग यही उठाएगी क्या? वो हाथ की डायरी उसकी ओर बढ़ा देता है, पर टीनू जिद पर अड़ जाता है। उसे बैग ही चाहिए। हमेशा दोनों बैग के पीछे लड़ पड़ते हैं। वो दोनों को लिफ्ट में खींचकर 5वें माले का बटन दबा देता है। मोना बेटे, आज बैग टीनू दादा को दे दो। पापा ये जलनखोर है। जलनखोर तो तू है और गंदी भी। बताऊं पापा को?
पापा पापा, आपको नहीं पता, सामने वालों की वो गोवानी आई है ना लिली, ये उससे चॉकलेट मांग कर खाती है। झूठा, एकदम झूठ। पापा आपको बताऊं, ये टीनू है ना। दादा बोलो बेटा, वो बीच में टोकता। है दादा, माली के बेटे के साथ रोज गोटी खेलता है। वो कितना गंदा है पापा, स्कूल नहीं जाता है। टीनू मोना को मारने झपटता है कि लिफ्ट 5वें माले पर ठहर जाती है। तकरीबन रोज यही तकरारें होती हैं उनकी। लिफ्ट से बाहर होते ही वो उन्हें याद दिलाता है कि वे आपस में इस कदर लड़ रहे हैं कि रोज की भांति उसकी पप्पी लेना भी भूल गए हैं। अब तो दो दो देनी होंगी, ब्याज समेत, वरना कल से वो दफ्तर से घर नहीं आएगा। दोनों खिसिया कर उससे लिपट जाते हैं। किसी की आहट स्मृतियों का सिलसिला भंग कर देती है। कौन, रघु? तकिए में मुंह धंसाए हुए वो पूछता है। जी साहब। घर पर नहीं थे? कपड़े लाने लॉन्ड्री गया था। टेलीफोन परेशान कर रहा है, तुम बैठक वाले कनेक्शन पर लगा लो, मैं 1 आध घंटे सोना चाहता हूँ। जी। कोई पूछे तो कह देना मैं घर पर नहीं हूँ, नंबर लिख लेना उसका। कल रात ज़्यादा ले लेने के पीछे किसी हद तक कारण ईश्वर अंकल की चिट्ठी थी। वो स्पष्ट महसूस कर रहा था कि भीतर एकाएक शांत पड़ी लहरें ज्वार सी लपटें भरने लगी थीं। वो अपने मूड को ठीक करना चाह रहा था, सबके साथ जीना चाह रहा था, पर ईश्वर अंकल का ये आरोप, तुम निहायत कमीने बेटे साबित हुए हो। देखभाल तो तुम्हारे बगैर भी ठीक ठाक हो रही है। इतना बड़ा परिवार उसने अपने कंधों पर ढोया है। 4 कंधे उसके लिए भी तैयार हैं। हफ्ते भर पहले ही उससे मिलने गया था। तुम्हारे बारे में जानना चाहा तो उसकी निस्तेज आंखों में मुझे अवसाद और क्षीण आशा के मिले जुले पहाड़ दृष्टिगत हुए। जितनी देर उसके करीब बैठा रहा, उन्हें लांघ नहीं पाया। उसके शब्द थे, अपने घर बार में वो खुश है, ईश्वर सब ठीक है। तुम्हें यह सब लिखना एक फर्ज अदायगी मात्र है। फर्ज? इस शब्द के अर्थ ईश्वर अंकल ने कभी बाबूजी को क्यों नहीं समझाए? उसके लिए क्या किया? गांव में रहा तो किसी तरह हाई स्कूल कर लिया। आगे के लिए उन्होंने उसे छात्रावास में न रखकर अपने मित्र ईश्वर अंकल के पास इलाहाबाद भेज दिया था। पितृहीन तो वो माँ के जिंदा रहते ही महसूस करने लगा था। जिस शख्स की पहचान उसे बाप के नाम पर दी गई थी, उससे अपनी उम्र के 22वें साल तक, और तब तक ही उस घर से उसका रिश्ता रहा, कुल जमा 200 शब्दों से अधिक बातें नहीं हुई होंगी। शेष जितना भी कहा सुना गया सब बाबा की मार्फत। उस घर में अपने होने के एहसास को भी वो जब तक जिया बस माँ और बाबा की मार्फत। पियारे खबर लाया था, नहर आ गई है। काका खेतों में पानी काटने निकले। साथ में मजूर भी बल्लम भाला लिए चलने को उद्यत हुए। उसका भी मन हुआ आया। काका से जिद करने लगा कि वो भी खेतों में पानी देने उनके साथ चलेगा। काका ने समझाया कि एक तो रात बिरात का मामला है, तिस पर कभी कभी पानी की कटाई पर फौजदारी भी हो जाती है पटैतों से। फिर काम धाम में उसकी सुध कौन रखेगा? लेकिन वो टस से मस न हुआ। हार कर काका को उसे संग लेना ही पड़ा। वे अभी खेतों में कोस भर दूर ही थे कि सहसा काका उसकी चीख सुनकर चौंक पड़े। वो मेड़ पर पसरा पांव पकड़े दैया दैया कर रहा था। पियारे के हाथ में लटकती लालटेन की रोशनी उसके पांवों पर बिछ गई। रोशनी के छत्ते में उसने मेड़ की ढाल पर छितरी भटकटैया की बेल में बिलाती बीछी को देख लिया। काका आशंकित हो बिरझा उठे। अरे सांप तो नहीं काट खाइस? वो झूठ बोल गया। कुछ सुरसुराया तो था काका। काका ने पियारे को आदेश दिया, बउआ को कन्या में उठाए लियो तो सरपट ले चलो घरे को। मेरे घर में कोहराम मच गया। अनहोनी की आशंका से विवल माँ छाती कूट कूट कर दुश्मनों को सरापने लगी। झड़वैये फुकवैये इकट्ठे हो गए। कौड़ियाँ फेंक फेंक कर मंत्र पढ़े जाने लगे। पीड़ा तो हो ही रही थी, पर जानबूझकर बुंबुआ बुंबुआ कर कराने लगा, जैसे कि प्राण अब निकले तब निकले। आसपास जुटा जमघट उसे संतुष्ट कर रहा था। बाबूजी के होश भी आज फाख्ता हो जाएंगे, इकलौता जो है। कानों में बहुत सी आशंकाएं गूंज रही थीं। वही तो नहीं कहीं, दादा रे दादा 3 हाथ का चितकबरा रहता है। रजऊ के नाती को एक बार भैया जो फनफना के दौड़ा, बरसों से रह रहा है, खेत की रखवारी करता है। तभी सुना माँ बेहोश हो गईं, दांत बंद गए उनके, और कानों में पड़ी संवेद खुसफुसाहटें। हटो भैया हटो, लंबरदार आ रहे हैं, पुरा गए थे, बस अबहिन लौटे हैं।
चढ़ती बेहोशी में भी वो चौकन्ना हो उठा। बबुन, बाबूजी की रौबेली आवाज़ ने उसे लगभग झिझोड़ दिया था। सांप ने काटा कि बीछी ने? बेहोशी की लहर चढ़ गई। मुंह से निकला बीछी ने। ठीक से देखा था? देखा था। पियारे ने लालटेन नीचे की थी और बीछी को भटकटैया में बिलाते देखा था। सच मुंह से निकल गया। उनके होश फाख्ता करने की मंशा धरी की धरी रह गई। सूअर पक्का स्वांगी है। उनकी पदचाप आंगन में दहलीज पार करती दूर हो गई। उसके माथे पर न उनका हाथ आया, न माँ की तरह उनके दांत भिचे, न वे उसे कुछ हो जाने के भय से आशंकित हुए। बाबा झड़वैयों के अलबत्ता चिरौरी करने लगे थे कि बीछी भी कम विषैली नहीं होती। बाबूजी कभी उसे महाभीरन का मेला भी नहीं ले गए, न कभी रंगीन कांचों वाला चश्मा ही दिलाया, न गैस का गुब्बारा। अवधेश और रामेश्वर जब अपनी अपनी बातें बताते, लाई हुई चीज़ें दिखाते तो वो मन महसूस कर रह जाता। अपने को लेकर कभी बाबूजी को सहज नहीं पाया। उठा नहीं अभी तक? खटिया खड़ी कर दो पाजी की। साला दलिद्दर, जब देखो तब पसरा पड़ा रहता है। उनका रौबदार सर उसे क्या, पूरे घर को थर्रा देता। माँ भुनभुनाती, उठ ना बबुन, अपने साथ साथ मेरे भी हाड़ गोड़ तोड़वाएगा। और उस दिन तो उन्होंने सचमुच उसकी खटिया उलट दी। आंगन के पक्के फर्श पर वो धड़ाम से गिर पड़ा था। धूप चढ़ाई है तो क्या कोई बच्चों के साथ इतना बर्बर सलूक करता है? मनौतियों से तो औलाद का सुख पाया है। सीधे सीधे घींच काहे नहीं दबा देते? सारे जंजालों से मुक्ति पा जाइयो। माँ बाबूजी के सामने तन गई थी। बाबूजी आपा खो बैठे। उसके ही क्या, सबके सामने उन्होंने माँ को बेत से पीटा। वो चीखता चिंघाड़ता रहा, पर किसी की मजाल जो बाबूजी का हाथ पकड़ लेता। बड़ी अम्मा बचाने आगे बढ़ी भी तो बाबूजी ने उन्हें वहीं डपट दिया। आगे मत बढ़ना भौजी। कोठरी में कराहती पड़ी अम्मा के सामने उसने अपनी किशोर मुट्ठियों को आक्रोश से थर्राते हुए भींच लिया था। घोषणा की थी कि अब की अगर बाबूजी ने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया तो ठीक नहीं होगा। दहलीज में टंगी उन्हीं की दुनाली उतार कर ना उन पर दाग दूं तो रघुराज सिंह का नाती नहीं। अम्मा तमक कर उठ बैठी थी। नासी काटे, ना ही त अपने बाबूजी के बारे में ऐसा कुवचन बोला तो तुमको मारा क्यों? मारिन अपनी मेहरिया का मारिन, का करियो? दंग रह गया। अजीब लगी थी माँ। उस दिन वो स्कूल के लिए घर से निकला तो जरूर था, पर स्कूल जा नहीं सका। दहुआ के बाग की मेड़ पर बस्ता पटक कर कच्चे अमरूद ढेले मार मार कर तोड़ता रहा। ठीक उसी समय घर पलटा जब दूर से उसने बच्चों को लौटते देख लिया। घर पहुंचकर पाया कि माँ हमेशा की तरह चूल्हे के सामने बैठी रोटियां पो रही थीं और काका चौके में बैठे खा रहे थे। वही रोज का दृश्य। 4 कोस खेतों की मेड़ों मेड़ चलते हुए वो जब गांव का तपता गलियारा पार कर अपने दरवाजे पहुंचता तो पाता कि बाबूजी उसारे में पड़े निवाड़ के पलंग पर खा पी कर सुस्ता रहे होते। नियम उस रोज भी नहीं टूटा था। बाबा दमा के मरीज थे। उनकी खटिया 24 घंटे दहलीज में ही पड़ी रहती। सिरहाने मिट्टी और राख से भरा तसला रखा रहता, जिसमें वे खखार खखार कर बलगम थूका करते। जैसे ही वो दहलीज में कदम रखता, आहट पाकर बाबा अपनी मिचमिची आंखें खोल देते। आ गए बबुन? फिर एक लंबी सांस को छोड़ते, खींचते वाक्य पूरा करते। जा हाथ मुंह धो ले, दुल्हन रास्ता देखती बैठी है चौके में। वो खमसार की हचमची खटिया पर पलटे पड़े गद्दों के ढेर पर बस्ता लापरवाही से उछाल देता। तमाम मिन्नतों और चिरौरियों के बावजूद हाथ पांव धोने का सब्र न संजो पाता। औरों की देखा देखी अब वो बस्ता छोड़कर हाथों में किताब लाने ले जाने लगा था। कितनी बार उसने बाबा से आग्रह किया था कि बाबूजी से कहकर या तो वे उसे नई साइकिल दिलवा दें या फिर उनसे उनकी ही साइकिल का उपयोग करने की अनुमति दिलवा दें। 8वीं 9वीं कक्षा के जितने भी विद्यार्थी दूर से आते हैं, सब साइकिल पर आते हैं। कईयों के पास तो घड़ी भी है। कहूँगा कहूँगा कहकर बाबा उसे बहला देते। आगे भी बस बहलाते भर रहे। बाबूजी से कहने की हिम्मत शायद उनमें भी नहीं थी। इसीलिए कुछ ही दिनों बाद उन्होंने कहना शुरू कर दिया था, पेंशन आने दे, ले दूंगा। पर साइकिल नहीं आ सकी, क्योंकि पेंशन के पैसे आते ही बाबूजी के हाथों चले जाते। उस रोज़ वह दुस्साहस कर बैठा था। बाबूजी की जेब से उसने चुपचाप साइकिल की चाबी निकाल ली। वे घर पर थे नहीं। सुबह की बस पकड़कर कानपुर पेशी के लिए निकल गए थे। कानपुर गए हैं तो कुबेरिया से पहले क्या लौटेंगे, यही सोचकर बड़े इत्मीनान से उसने सबकी नज़रें बचाकर कैरियर पर किताबें कॉपी जमाईं और पिछवाड़े से घूमकर स्कूल भाग लिया था।
उसके सहपाठियों ने उसकी चमचमाती साइकिल को बार बार छुआ था और ढेर सारी जिज्ञासाओं एवं प्रशंसा वाक्यों से उसे लाद दिया था कि वो सचमुच भाग्यशाली है जो उसे नई साइकिल मिली है। एक वे हैं जो खड़खड़िया में जैसे तैसे गुजर कर रहे हैं, जिसकी कि दसियों बार चेन उतर जाती है और 2-1 रोज में पंचर फुस हो जाता है। वापसी में जैसे ही उसने गांव का तपता गलियारा पार किया, साइकिल पंचर हो गई। उसके हाथ पांव फूल गए, किंतु बाबूजी की अनुपस्थिति ने मन को ढाढ़स बंधाया। जैसे रखी थी ठीक उसी तरह खड़ी कर ताला लगा देगा। चाबी खूंटी पर टंगे बाबूजी के कुर्ते की जेब में सरका देगा। कह देगा कि उसे क्या पता कि कैसे पंचर हो गई। पहले तो वो उससे पूछेंगे ही नहीं, उस पर अंदेशा ही नहीं होगा कि बगैर उसकी आज्ञा के साइकिल छूने की हिम्मत कर सकता है। किंतु आशा के विपरीत बाबूजी अपने निवाड़ वाले पलंग पर उठंगे बैठे थे। यह उसे बाद में पता लगा कि उन्हें बस अड्डे पर जाकर पता चला कि कल रात से ही शहर जाने वाली दोनों बसें बिगड़ी पड़ी हैं और उन्हें बनने में 4 घंटे खप जाना मामूली बात है। वे आज पेशी पर तो किसी हालत में नहीं पहुंच सकते। वकील तारीख ले लेगा, यही सोचकर वे घर लौट आए थे। ठीक उसके निकलने के करीबन आधा घंटे पीछे बेंत की मार ने देह के कई हिस्सों की खाल उधेड़ दी। दुआरे के बीचों बीच खड़े बूढ़े नीम से उसे बांध दिया गया था। दरवाजे की आड़ से लगी माँ उसे पिटता देख रहीं और गुहार गुहार कर रोती रहीं। बाबा बिस्तर से कम ही उठते थे। उस पर पड़ रही मार ने उनका दिल दहला दिया। देरी लांघ कर बाबूजी तक पहुंच गए थे और हांफते हांफते चीखे थे, छोड़ दे केदार, अरे इतना तो कोई ढोर डमार को भी नहीं कूटता। उन्होंने बाबूजी के हाथ से बेत छीन लिया था। बाबा ना पहुंचते तो शायद बाबूजी उसकी जान लेकर ही छोड़ते। 4 दिनों तक स्कूल नहीं जा पाया था। उसके बाद जब जब उसारे के निकट से गुजरता, चमचमाती साइकिल को देखकर आग लग जाती थी देह में। प्रतिशोध फुफकारने लगता कि दुनाली उतार कर। अपने दोस्त की बुआ के घर से जिस दिन वो हाई स्कूल का आखिरी पर्चा देकर लौटा था, बाबा की खटिया दहलीज में खाली पड़ी थी। जाने से पहले भी तो बाबा से उलझाता, बाबा सब लड़के फुल पैंट पहनकर और घड़ी बांधकर परीक्षा देने जा रहे हैं, और हमेशा की तरह बाबा ने बहलाया था, बबुन अगली पेंशन पर पैंट बनवा दूंगा। घड़ी के नाम पर उन्होंने अपनी जेब घड़ी उसे थमा दी थी, टाइम देखने के लिए साथ लिए जा। हफनी सांसों की घरघराहट दहलीज की गोबर पुती फर्श पर नासूर सी दब गई। अटारी की घुमावदार अंधेरी सीढ़ियों के कोने से लगकर वो मुट्ठियों में घड़ी बीचे घंटों हिचकियां भरता रहा था। खट। कौन? मैं साहब। जरा फ़ैन तेज कर दो। रेगुलेटर की कड़कड़ाहट के साथ ही हवा में अंधड़ सा दौड़ने लगा। दोपहर को दिल्ली ट्रंकॉल बुक करेगा। भाई साहब से कहेगा कि सुधा और बच्चों को वे इसी हफ्ते मुंबई वापस भेज दें। वो अकेले नहीं रह सकता। कितना अकेला और असुरक्षित महसूस करता है वो उनके बगैर। हालांकि भाई साहब उसकी बात से सहमत नहीं होंगे। उनका बराबर आग्रह होगा कि जब सुधा दिल्ली आई है तो रवि की मंगनी तक रुक जाए, लेकिन नहीं, वो उनकी एक नहीं सुनेगा। फिर टीनू और मोना के स्कूल भी तो परसों खुल रहे हैं, इसी बहाने पर दृढ़ रहेगा। मोना की आवाज़ सुनने को तरस गया है। बहरहाल कुछ भी हो, वो हर हाल में सुधा और बच्चों को पास चाहता है। ईश्वर अंकल की चिट्ठी से उपजी उद्विग्नता को वो बगैर सुधा से बांटे झेल नहीं पा रहा। टीनू और मोना के स्कूल खुलने के प्रसंग से स्मृतियों ने करवट भरी। कॉलेज खुलने वाले होते तो वो ठीक 1 रोज़ पहले इलाहाबाद के लिए निकल पड़ता। अम्मा ढेर सारी पोटलियाँ उसे गिनाने लगतीं। यही पिपिया माँ 5 सेर घी रजाए दीन है, यही माँ शक्कर पारे धरे हैं, और यऊ है चना लाई, या गुड़ के भैली धर दीन है, ईश्वर भैया की दुल्हन मंगवाइन है, सतुआ ले जाइयो। बड़ी अम्मा हर बार की तरह अपने भीगे स्वर में हिदायत दोहराती। रास्ता देखत रही थे छोनी, चिट्ठी तनिक जल्दी जल्दी डारा करो बबुन। घर से दूर रह रहा था तो लगा कि बाबूजी चिट्ठी जरूर लिखेंगे। उसके बाद वो उन्हें तमाम खत लिखेगा, किंतु उसके नाम कभी खत नहीं आया। ईश्वर अंकल के नाम आए उनके खतों को वो थूक से गीला कर खोल डालता। बबुन की पढ़ाई कैसी चल रही है? आशा है कि वो ठीक होगा। किसी बात पर ढील ना देना, बच्चे बिगड़ जाते हैं इस उम्र में। उसकी शादी के रिश्ते आ रहे हैं। यही एक आध पंक्तियाँ उनकी आपसी बातों से भरे पन्नों में उसके लिए होती। मन कसैला हो बुझ जाता। लिफाफे को चिपका कर वो अन्य चिट्ठियों के बीच अंकल की टेबल पर यथास्थान रख देता और दृढ़ निश्चय करता कि वो दोबारा खत नहीं खोलेगा। आखिर उन खतों में उसके लिए होता ही क्या है? बीआरसी से
उसे साक्षात्कार का बुलावा मिला तो खुशी से उमड़कर उसने पहली दफ़ा बाबूजी को पत्र लिखा था और उनसे आशीर्वाद चाहा था। जवाब फिर भी ना आया। ईश्वर अंकल के खत में ही उसके पत्र का जिक्र था और आशीष भी। साक्षात्कार में जाते हुए मन ही मन भयभीत था। पहला पहला साक्षात्कार था और पहली दफ़ा ही वो किसी महानगर की यात्रा पर जा रहा था। हालांकि ईश्वर अंकल ने मुंबई सहित अपने बड़े भाई साहब को उसके बारे में पूर्व सूचना भिजवा दी थी कि रमानाथ मुंबई में उनके घर ही कुछ दिनों के लिए ठहरेगा। उनका जवाब भी उसके इलाहाबाद छोड़ने से पहले ही आ गया था। उन्होंने रमानाथ को किसी प्रकार की असुविधा न होने का आश्वासन दिया था। साक्षात्कार देकर इलाहाबाद लौटा तो बेहद प्रसन्न था, मगर तभी एक दिन घर से बनवारी काका उसे लेवाने आ पहुँचे थे। दुल्हन को खून की कै हो रही है, आजकल की बात है, पता नहीं कब धोखा दे जाएं। उनके लंबे निश्वास ने उसे विचलित कर दिया। कहीं माँ भी बाबा की तरह उससे मिले बगैर न चल दें। पर माँ उसकी प्रतीक्षा कर रही थीं। पीली पलकों को सयत्न उघाड़ कर उन्होंने उसे देखा था। उसे महसूस हुआ था कि बनवारी काका झूठ बोल रहे थे कि दुल्हन को खून की कै हो रही है। खून की कै माँ कैसे कर सकती हैं? इस ठठरी से शरीर में अगर खून होता तो वे कुछ महीनों और इस घर का चूल्हा चौका न फूंकती। बबुन, माँ ने बस उसे एक ही बार पुकारा था और उनकी पुतलियाँ जड़ हो गई थीं। महतारी के मैया दैया अकेल लड़का के देखे का खातिर जीव अटका रहे। 2 दिन से रटत रही दुल्हन, बबुन का बुलवाए दे, बबुन नहीं आवा। रहीन तो किस्मत वाली मनई और जवान बेटवा के कंधे चढ़ के जा रही हैं। माँ को नहला धुला कर नई साड़ी पहना दी गई थी। पैरों में आलता, माथे पर बिंदी, मांग में सिंदूर भर दिया गया। उसकी सूजी हुई आंखें टकटकी बांधे रही थीं। माँ को इतनी सजी धजी उसने कभी नहीं देखा था, न इतनी सुंदर। अटारी की उन्हीं अंधेरी सीढ़ियों पर वो घंटों बैठा रहता जहाँ बाबा के मरने पर बैठकर रोया करता था। साहब, आपका फ़ोन है दिल्ली से। रघु तकरीबन फुसफुसाता है कानों के करीब। वो चौंक कर उठ बैठता है। अनायास फुर्ती महसूस होती है। चप्पलें खोजने के लिए वो पैरों को फर्श पर आगे पीछे सरकाता है। एक मिल जाती है, दूसरी पलंग के काफ़ी नीचे सरक गई है। धनुषाकार झुककर एक हाथ लंबा कर वो चप्पल बाहर खींच लेता है। इस दरमियान उसकी कोशिश अपने को प्रकृतिस्थ कर लेने की होती है। फ़ोन पर ज़रूर सुधा होगी और उसकी विशृंखलता को हल्लों के प्रत्युत्तर के साथ ही भांप लेगी। बालों को दाहिने हाथ से सुलझाते हुए वो रिसीवर कान से लगा लेता है। सुधा के भाई साहब हैं। सुधा को फ़ोन पर अनुपस्थित पाकर वो हतोत्साहित हो जाता है। भाई साहब कह रहे हैं कि वो सुबह से लगातार फ़ोन लगा रहे हैं किंतु नंबर ही नहीं लग रहा है। फ़ोन तो नहीं आउट ऑफ ऑर्डर था। क्या कहे, उसने ही तो रिसीवर उठाकर रख दिया था। सुबह शायद भाई साहब ही लगातार कोशिश कर रहे थे। सहसा सुधा और बच्चों को कल ही किसी तरह की व्यवस्था करके भेज देने की बात याद हो आती है। कहने को तत्पर होता ही है कि हेलो रामनाथ, सुनो, आज डीलक्स से सुधा और बच्चों को मुंबई के लिए बैठा दिया है। कल 4 या 4:20 के करीब तुम उन्हें दादर पर ही उतार लेना। हेलो, पहुंचने का समय ठीक से पता कर लेना जरा। वो एकाएक स्फूर्त से भर उठता है। सुधा के आने की सूचना दी है भाई साहब ने। उनसे इतने ठंडे स्वर में नहीं बात करनी चाहिए। वैसे ही वे लगातार पूछ रहे हैं कि वो इतना उखड़ा उखड़ा क्यों है। इधर का चक्कर कब लगा रहे हैं भाई साहब? बस किसी ऑफिशियल टूर के जुगाड़ में हूँ। मौका लगते ही 2-3 दिनों के लिए तुम लोगों के पास रहूँगा। हाँ, सुधा के ठीक ठाक पहुँचने पर फ़ोन ज़रूर कर देना। ओके, बाय। वो फ़ोन रख देता है। नन्ही नन्ही बाहों को आसमान की ओर फैलाकर मोना बताती है, यू नो पापा, कुतुब मीनार इतनी ऊंची है कि जो उसे गर्दन उठाकर देखता है ना, उसकी टोपी नीचे गिर जाती है। अच्छा, और जिसने टोपी ना पहनी हो? साश्चर्य आंखें फाड़कर वो मुग्ध सा पूछता है। मोना निरुत्तर हो उठती है। टीनू आंखें चमकाकर उसकी खिल्ली उड़ाते हुए कहता है कि मोना बुद्धू है। मैंने नाना जी को बताया कि कुतुब मीनार ऊंची ज़रूर है, मगर मुंबई में तो इससे भी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं। वो पूछने जा ही रहा था कि और क्या क्या देखा उन्होंने कि अचानक मोना उससे बड़ा अजीब सा सवाल कर बैठी। पापा, मम्मी के डैडी से तो हम हमेशा मिलते हैं, आपके डैडी से क्यों नहीं मिलते? क्या जवाब दे? सुधा और उसने क्षणांश एक दूसरे को देखा। बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी जिज्ञासाएं अस्वाभाविक भी तो नहीं हैं। मोना का सुर उसी प्रश्न पर अटक गया था। बोलिए ना पापा, आपके डैडी हमारे दादाजी होंगे ना?
सच्चाई नहीं निकली मुंह से। बेटे, नाना जी जो हैं ना, वही तुम्हारे दादाजी हैं। झूठ! कैसे होंगे वे दादाजी? मामा के बंटू से हमने पूछा कि तुम हमारे नाना जी को दादाजी क्यों कहते हो, तो उसने ही समझाया कि नाना जी जो हैं वो तुम्हारे हैं क्योंकि तुम्हारे मम्मी के डैडी हैं। मेरे तो वो दादाजी हैं क्योंकि वो मेरे पापा के पापा हैं। हमारे दादाजी नहीं हैं? अब की मोना की जिज्ञासा में टीनू का प्रश्न भी सम्मिलित हो गया। पता नहीं वो कैसे बोल गया। तुम्हारे दादाजी तो बहुत पहले ही मर गए, तब मैं बहुत छोटा था। सुनकर मोना का चेहरा उतर गया। जाओ खेलो जाकर। वो अधिक देर तक उनका सामना करने की हिम्मत भुरभुराती अनुभव कर रहा था। बच्चे अपने कमरे में चले गए। सुधा खिन्न मन से बालकनी में जाकर खड़ी हो गई। अनायास ही खिंच आई उस बोझिल खामोशी को झेल पाने में वो खुद को असमर्थ महसूस करने लगा। उठकर सुधा के पीछे जा खड़ा हुआ। उसके कंधे से अपना चेहरा छुपाते हुए बोला, क्या जवाब देता? सुधा उदासीनी बनी रही। कुछ और भी तो कह सकते थे। कुछ और क्या? कोई बहाना गढ़कर उन्हें समझा देते। वो उखड़ गया। तुमने अब तक कोई बहाना गढ़कर क्यों नहीं समझा दिया? तुम तो जानती हो सुधा, मेरे लिए इस रिश्ते का यही महत्व रह गया है। जिन संबंधों को मैं नहीं जी पाया उन्हें, सुधा ने बात पूरी नहीं होने दी, उन्हें औरों के लिए भी तो जिंदा नहीं रहने देना चाहते हो ना, यही ना? वो पास से हट जाना चाहता था। सुधा के साथ वो किसी तरह का तनाव झेल नहीं पाता, किंतु इस मनःस्थिति में उसे अकेला छोड़ देना भी ज्यादती होगी। खड़ा ही रह गया। चेहरे को आहिस्ता से उसके कंधे से टिका दिया। राहत महसूस हुई। कोहनियाँ रेलिंग पर टिकाए हुए सुधा निर्विकार सी बाहर ताक रही थी। हालांकि बाबूजी से सुधा को हजार हजार गिले शिकवे हैं। अक्सर वो किन्हीं भावुक क्षणों में अपनी भावनाओं को उकेरती। क्या बाबूजी कभी हमारी शादी की सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे? पोता पोती को देखने के लिए जी नहीं तरसता उनका? कहते हैं अकेला बेटा मन की कमजोरी होता है। कैसे वे इतने निष्ठुर हैं तुम्हारे प्रति? लगता है उन्हें देखूं रमानाथ, मिलूं उनसे, वे बहू कहकर पुकारें। उनकी मर्जी के खिलाफ शादी जरूर कर ली है तुमने, मगर मुझे विश्वास है कि अगर एक बार भी वो मुझसे मिलेंगे तो बहू के रूप में मैं उन्हें निराश नहीं करूंगी। लेकिन जब वो बाबूजी के विरुद्ध किसी तरह का क्षोभ व्यक्त करता है तो सुधा उससे नाराज हो उठती है। उसे ऐसे में हमेशा माँ की याद हो आती है। बाबूजी की अमानुषिकताओं का शिकार होकर भी वे कभी उनके विरुद्ध कुछ भी सुनना पसंद नहीं करती थीं। तुम्हारे आने से 2-1 दिन पहले ईश्वर अंकल की चिट्ठी आई थी। सुधा चौंक कर ठीक उसके सामने हो गई। बाबा की तरह उनका दमा भी जानलेवा हो उठा है। बिस्तर पर ही हैं आजकल। क्या कहूँ, कहकर लंबा उच्छ्वास भरा सुधा ने। जाने की बात तुम कभी मान नहीं सकोगे रमानाथ। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हृदय प्रकोष्ठ के इन कोनों में वो सदैव सदैव अकेला है। इन कोनों पर वो सुधा को भी कतई हावी नहीं होने देता। बड़ी देर तक वो यूं ही खड़े रहे, पास पास अबोले। बारी बारी से कई लोगों की चिट्ठियां आईं। सभी में उससे चले आने का आग्रह था। बाबूजी की बिगड़ती हुई हालत का ब्यौरा भी। काका ने पहली दफ़ा उसे एक साथ कई पत्र लिखे। भाषा समझौते भरी थी, आग्रहपूर्ण भी। सब कुछ भूल भाल कर बहू और बच्चों को एक बार तो देहरी छुआ जाओ। बाप का जी है, कहते नहीं तो क्या। चिट्ठियों ने उसके नासूरों में टीसें पैदा कर दी। लोग हमेशा उससे हक अदायगी की अपेक्षा करते हैं। कभी किसी ने उस आदमी से क्यों नहीं कहने की हिम्मत दिखाई कि एक बच्चा तुमसे सिर्फ दहशत की ही नहीं, सीने की गरमाई का भी मोहताज है। हफ्ता भर भी नहीं बीता, बाबूजी के स्वर्गवासी होने का तार उसके हाथों में है। बड़ी निर्लिप्तता से उसने वो तार सुधा की ओर बढ़ा दिया। सुधा ने कई दफ़ा तार को पढ़ा। उसकी आंखों में नमी उफनी और गालों पर लंबी लंबी लकीरें बनाती बहने लगीं। तुम्हारा बहाना सच हो गया, उसने भर्राए हुए गले से इतना भर कहा। वाक्य में व्यंग नहीं था, केवल वेदना लरज रही थी। वो गांव नहीं गया। बाद में भी कई टेलीग्राम उसे बुलाने के खातिर आए। काम में तो आकर शामिल हो जाओ। जवाब उसने ईश्वर अंकल को दिया था। मरे हुए संबंधों को वो मात्र लोकलाज के लिए नहीं जी सकता, इसीलिए इन ढकोसलों में भी खुद को शरीक नहीं कर पा रहा। लिखने को तो वो निसंकोच ये सब लिख गया, पर जानता था कि ईश्वर अंकल के लिए उसके ये तर्क महज उसकी प्रतिशोधी मानसिकता के औजार हैं और अब तक वे उसकी शक्ल कभी न देखने का निर्णय ले चुके होंगे। अंकल के पत्र के जवाब में उसके नाम एक खाली लिफाफा आया जिसमें एक बिल्टी की रेलवे रसीद थी। अटकलें लगाता रहा कि क्या हो सकता है, उन्होंने क्या भेजा होगा,
पर कुछ भी अनुमान नहीं लगा पाया। बिल्टी वो खुद छुड़ा कर लाया। इतनी भारी भरकम पैकिंग देखकर सब हैरान थे। बच्चे बार बार उन दोनों से पूछ रहे थे और जानना चाह रहे थे आखिर इसमें क्या है, इसे किसने भेजा है। सुधा ने मजबूती से सिले गए टाँकों को कैंची से काट कर उधेड़ा था। पैकिंग खोलने में उसे लगभग आधा घंटा लग ही गया और जब पैरा अलग कर उस चीज़ को देखा तो दोनों के भीतर जैसे खून बर्फ हो उठा। एकदम नई चमचमाती साइकिल उनके सामने थी। पापा पापा, ये किसकी साइकिल है, किसने भेजी है? मोना और टीनू संवेद स्वर में उसे झकझोर रहे थे। वो अपने आप में नहीं था, मदरसे के उस अहाते में पहुंच गया था। वाह क्या मॉडल है, कब लिवाई बाबूजी ने? हमें तो पता ही था बच्चू कि तू हम लोगों को एक दिन मात देगा। ठाकुर केदार सिंह का बेटा है, पुरानी दुरानी चीज़ लेकर थोड़ी आएगा। उसे अपने दोस्तों की प्रतिक्रियाएं सुनाई दे रही थीं। वो बेतहाशा साइकिल के हर हिस्से को अपनी उंगलियों से छू रहा था। सहसा उसका हाथ कैरियर की पट्टियों में खुसे एक पुर्जे पर ठहर गया। बाबूजी के हाथों का लिखा हुआ पुर्जा। चिरंजीव बबुन, सोचा था तुम दफ्तर जाने लगोगे तब तुम्हें यह साइकिल भेंट करूंगा। तुम दफ्तर जाने लगे मगर तुमसे भेंट नहीं हो पाई। तुम्हारी अमानत अब नहीं संभाल पा रहा, तुम्हारे पास भिजवा रहा हूँ। सहसा उसका सिर साइकिल की सीट पर टिक गया। बाहें इर्द गिर्द लिपट गईं। पीठ हिचकियों से बुरी तरह कांप रही थी। ये थी आज की कहानी दोस्तों। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कल मैं फिर किसी फेमस राइटर की कहानी के साथ मिलूंगी। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए।